हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 9th का लेसन नंबर 6 जनसंख्या टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम पहले जनसंख्या क्या है, जनसंख्या का अध्ययन करने की शुरुआत कब हुई, जनसंख्या को किन बिंदु को ध्यान में रखकर उसका अध्ययन किया जाता है, उन सब के बारे में पहले हम अध्ययन करेंगे। जनसंख्या क्या है, सबसे पहले तो ये सवाल पुटअप होता है। तो जनसंख्या की यदि आपसे परिभाषा पूछे तो याद रखना बच्चों, इसकी कोई डिफिकल्ट परिभाषा नहीं है, नॉर्मल सी परिभाषा है। सीधा लिखना है, किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। यदि बच्चों आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए कि विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है, तो याद रखना बच्चों 714 करोड़ विश्व की कुल जनसंख्या है। 714 करोड़ विश्व की क्या है, कुल जनसंख्या। ठीक है बच्चों, एक बात याद रखना बच्चों, एक शब्द आता है जनगणना, क्योंकि जनगणना से ही क्या निकलती है, जनसंख्या निकलती है। किससे निकलती है, जनसंख्या जनगणना से निकलती है। तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि जनगणना क्या है। देखो, जन को आप यदि हम समझते हैं तो लोग ले सकते हैं, और गणना को हम क्या ले सकते हैं, संख्या। मतलब लोगों की जो संख्या हम ज्ञात करेंगे वही क्या बनती है, जनगणना। क्या बनती है, जनगणना। यदि हम इसकी परिभाषा लिखें तो सीधी सी परिभाषा लिखना है, प्रति 10 वर्ष के अंतराल में, प्रति 10 वर्ष के अंतराल में किसी क्षेत्र में आधिकारिक रूप से की गई गणना को क्या कहा गया बच्चों, जनगणना। याद रखना, प्रति 10 वर्ष के अंतराल में किसी क्षेत्र में आधिकारिक रूप से की गई गणना को जनगणना कहते हैं। काफी बार यह भी सवाल पुटअप होता है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, तो याद रखना 1872 के अंदर। कब हुई थी, 1872 के अंदर। उस समय भारत के जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड मेयो। क्या था, लॉर्ड मेयो। आपको पता होना चाहिए, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उससे पहले भारत अंग्रेजों का क्या था, गुलाम था, उपनिवेश था, जिसके कारण 1872 जब गणना हुई उस समय वहां का जो गवर्नर था वो कौन था, लॉर्ड मेयो। फिर अपन अगला बिंदु लेते हैं, भारत में संपूर्ण जनगणना कब हुई, भारत में संपूर्ण जनगणना कब हुई, तो याद रखना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। गवर्नर कौन था उस समय बच्चों, लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। अब बच्चों आप कहोगे प्रथम और संपूर्ण में क्या अंतर है, कि प्रथम में महिलाओं और बच्चों को नहीं गिना गया था,
जबकि संपूर्ण में महिलाओं को भी गिना जाने लगा था। उस कारण से संपूर्ण जनगणना कही गई। फिर आपसे काफी बार पूछा जा सकता है, स्वतंत्र भारत की या आजाद भारत की प्रथम जनगणना स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? तो याद रखना 1951 में। कब हुई थी? 1951 के अंदर हुई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अपन शॉर्ट में लिखते जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बाद में काफी बार सवाल पूछ लिया जाता है, भारत में कुल कितनी जनगणना हुई? भारत में कुल कितनी जनगणना हुई? तो याद रखना 2011 तक भारत की जो 15 जनगणना हो चुकी है। 2011 तक कितनी हो चुकी है? 15, जिनमें से स्वतंत्र भारत में 7 और उपनिवेश भारत या गुलाम भारत में 8 जनगणना हुई है। और जब 2021 में जनगणना होगी वो भारत की 16वीं जनगणना होगी, जो स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना कहलाई जाएगी। याद रखना। तो 2021 में कौन सी होगी? 16वीं जनगणना। ये है हमारे जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कि जनसंख्या का आकार एवं वितरण, जनसंख्या का आकार एवं वितरण क्या है? इससे संबंधित सवाल क्या बन रहा है कि विश्व किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को परिभाषित करने के लिए किन बिंदु का अध्ययन किया जाता है? तो उसमें आप सबसे पहले लेते हैं जनसंख्या का आकार एवं वितरण। तो अपन लेते हैं जनसंख्या का वितरण क्या होता है? तो जनसंख्या वितरण, तो सीधी सी परिभाषा लिखना है, किसी क्षेत्र के अलग अलग भागों में निवास करने वाले लोगों की संख्या का प्रारूप का अध्ययन करना क्या कहलाता है बच्चों? जनसंख्या वितरण। वापस सुनना, किसी क्षेत्र के अलग अलग भागों में निवास करने वाले लोगों की संख्या का प्रारूप का अध्ययन करना जनसंख्या वितरण कहलाता है। और जनसंख्या वितरण के अनुसार देखा जाए तो अपन विश्व के अंदर 714 करोड़ जनसंख्या और भारत में 2011 के अनुसार देखा जाए तो 121 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। कितनी जनसंख्या निवास करती है? 121 करोड़ निवास करती है। और 2001 में भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ थी। कितनी थी? 102.8 करोड़ थी, जो लगभग समथिंग मानते हैं तो 18 करोड़ से अधिक जनसंख्या हमारे भारत के अंदर 2001 से 2011 के बीच में बढ़ी है। और फिर अपन देखते हैं जनसंख्या वितरण में, तो आप देखते होंगे कि भारत के सभी राज्यों के अंदर एक समान जनसंख्या नहीं पाई जाती है। सभी राज्यों के अंदर अलग अलग प्रकार के या अलग अलग जनसंख्या क्षेत्र देखने को मिलते हैं। भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ जनसंख्या बहुत कम है और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है। जैसे उदाहरण के रूप में जानते हैं तो भारत की लगभग आधी जनसंख्या भारत के 5 राज्यों में निवास करती है, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों के
पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश राज्यों के अंदर, 5 राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती। एक बार मैं पुट फिर से कर देता हूँ, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा भारत की जनसंख्या निवास करती है। और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्य है वो भारत का उत्तर प्रदेश है। कौन सा है बच्चों? उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है बच्चों? सिक्किम राज्य है जहाँ भारत की सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। तो उसके भी बहुत सारे भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारक है जो जनसंख्या क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं अगले बिंदु को, जनसंख्या से संबंधित 3 प्रश्न। देखो बच्चों, जनसंख्या को परिभाषित कैसे किया जा सके, जनसंख्या के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर 3 मुख्य प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से पहला प्रश्न का नाम है जनसंख्या का आकार एवं वितरण, दूसरा जनसंख्या वृद्धि एवं परिवर्तन की प्रक्रिया, और तीसरा जनसंख्या की गुण या विशेषता। ये 3 ऐसे सवाल हैं जिसके माध्यम से हम पूर्ण रूप से जनसंख्या टॉपिक का अध्ययन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इस बिंदु को लेते हैं, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। तो अपन सबसे पहले एक बिंदु आया जनसंख्या वितरण। यदि पूछ ले बच्चों आपसे कि जनसंख्या वितरण क्या है, तो इसकी सीधी सी परिभाषा लिखना है जनसंख्या वितरण की। तो सबसे पहले अपन टॉपिक डाल दे जनसंख्या वितरण। तो अपन ने कल भी इसकी परिभाषा के बाद थोड़ा सा जाना, तो हमने देखा कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या के बारे में अध्ययन करने का प्रारूप होता है, उसी को हम जनसंख्या वितरण कहते हैं। अब जनसंख्या वितरण में जनसंख्या का जो आकार होता है वो विश्व के सभी देशों में एक समान नहीं है। विश्व के सभी देशों में एक समान नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम उदाहरण लेते हैं, जैसे आइसलैंड है, वहां पर लगभग 250 व्यक्ति हो, तो वहां पर शहरी जनसंख्या या जनसंख्या घनत्व के अधिक देखने को मिलता है। फिर अपन भारत में देखें तो जनसंख्या नगरीय रहने के लिए कितनी है? 5000। ठीक है। फिर बाद में अपन और रूपों में देखें तो अलग अलग रूपों के अंदर अलग अलग प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है। जैसे यदि हम जनसंख्या की बात करें तो विश्व की टोटल जनसंख्या 714 करोड़ है। कितनी है? 714 करोड़। इन 714 करोड़ के अंदर से अपन देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वो कहां पर पाई जाती है? चीन में। कहां पर पाई जाती है? चीन। उसके बाद भारत में। कहां पर? भारत में। उसके बाद अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद पाकिस्तान। तो इस तरह अपन देखते हैं तो विश्व के अलग अलग जगहों पर अलग अलग जनसंख्या पाए जाने के कारण विश्व के अलग अलग क्रम दिए गए हैं। तो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बना चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, और उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राजील और पाकिस्तान। ये विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले क्रमबद्ध देश है। और यदि हम भारत में देखें, भारत के अंदर यदि जनसंख्या वितरण की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या टोटल कितनी है? 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़। इस 121 करोड़ में से देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या की बात करें तो वह कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। और यह भारत की लगभग 16% जनसंख्या सिर्फ यहां पर ही पाई जाती है। फिर यदि हम देखते हैं सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो वो है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम, हिमालय के अंदर, जो भारत की कुल जनसंख्या का 0.05% निवास करता है। कितना करता है? 0.05% जनसंख्या निवास करती है। यदि हम और रूपों में देखें तो भारत के जो 5 राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है,
या भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। तो इसके के आधार पर देखते हैं तो विश्व का जनसंख्या का जो वितरण है वो भी समान नहीं है, और भारत के अंदर जो जनसंख्या का जो वितरण है बच्चों वो भी समान नहीं है, सभी राज्यों के अंदर अलग अलग पाया जाता है। लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो उसमें हम जनसंख्या का आकार है वितरण में लोगों की जनसंख्या कितनी है और वो कहाँ कहाँ रहते हैं उसके बारे में देखा जाता है। फिर अगला बिंदु जनसंख्या वृद्धि एवं परिवर्तन की प्रक्रियाएं। जनसंख्या वृद्धि एवं परिवर्तन की प्रक्रियाएं। यदि अपन जनसंख्या वृद्धि की सबसे पहले परिभाषा देखें तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा क्या है। तो याद रखना जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि क्या है सबसे पहले तो याद रखना किसी क्षेत्र में दो समय अंतरालों के मध्य लोगों की संख्या में परिवर्तन होना क्या कहलाता बच्चों? जनसंख्या वृद्धि। किसी क्षेत्र में दो समय अंतरालों के मध्य लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन, उसी को हम किस रूप में अध्ययन, इसका यदि हम सूत्र की बात करें तो सिंपल सा सूत्र है P2 माइनस P1 इजिकल टू P1 इंटू 100। इसी के माध्यम से हम क्या निकाल सकते हैं? जनसंख्या वृद्धि, वो भी किस रूप में? निरपेक्ष रूप में। किस रूप में निकाल सकते हैं? निरपेक्ष रूप में हम जनसंख्या की वृद्धि को निकाल सकते हैं, ठीक है। और अब यदि अपन जनसंख्या वृद्धि को हम निकाल लेते हैं और उसके बाद अपन सीधे से बात है, ये आपके जो सूत्र है बच्चों आपके सिलेबस में इतना दिया नहीं, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया, इसलिए इसको थोड़ा सा हम नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि 10th क्लास और 12th क्लास में इसका आगे आएगा। फिर जनसंख्या वृद्धि के घटक या कारण। जनसंख्या वृद्धि के यदि हम घटक की बात करते हैं बच्चों तो 3 है। फर्स्ट है आपके जन्म दर, सेकंड है आपका मृत्यु दर, थर्ड है आपका प्रवास। ये 3 ऐसे घटक हैं जो आपकी जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करते हैं और जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए? जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक पूछे या जनसंख्या वृद्धि के लिए जो घटक पूछे तो ये कौन कौन से हैं? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास हैं जो मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि के क्या है? घटक। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि समय के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि उसमें परिवर्तन कैसे हुआ है। तो समय के साथ जनसंख्या वृद्धि और के अंदर परिवर्तन का कारण पूछते हैं तो इसका कारण है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। यदि हम जन्म दर की बात करें, किसकी बात करें? जन्म दर की। तो जन्म दर की बात करें तो सीधी सी परिभाषा है, कोई डिफिकल्ट परिभाषा नहीं है। किसी क्षेत्र में 1000 बच्चों पर जन्म लेने वाले, किसी क्षेत्र में 1000 बच्चों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? जन्म दर। किसी क्षेत्र में 1000 बच्चों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। दूसरी यदि आपसे मृत्यु दर की परिभाषा पूछे वो भी नॉर्मल सी परिभाषा है, मृत्यु दर। तो किसी क्षेत्र में 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या
क्या कहलाई बच्चों? मृत्यु दर। यदि तीसरी पूछते हैं क्या है? प्रवास। कौन सा बिंदु है? प्रवास। तो व्यक्तियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करना क्या कहलाता है? प्रवास। तो ये तीन जो कारक है वो जनसंख्या परिवर्तन और जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसका भी आपको उत्तर मिल गया। अब अपन तीसरा बिंदु लेते हैं। क्या है? बताते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि के लिए अति आवश्यक माना गया है उसके बारे में देखते हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि के यदि अपन तीसरे बिंदु की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा पॉइंट बताए हुए हैं जिसके बारे में हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। तो तीसरे बिंदु के अंदर देखते हैं जनसंख्या के गुण और विशेषता। और जनसंख्या के गुण और विशेषता सबसे पहले इसकी उम्र, लिंग अनुपात, साक्षरता का स्तर और व्यवसायिक संरचना और स्वास्थ्य की अवस्था। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो जनसंख्या के गुण और विशेषता के बारे में अध्ययन करवाते हैं। सबसे पहले लेता है इसकी उम्र। उम्र का मतलब होता है आयु। क्या होता है बच्चों? आयु। तो आपको काफी बार सवाल आता है आयु संरचना क्या है या जनसंख्या की आयु संरचना किसे कहते हैं? तो इसकी सीधी सी परिभाषा बच्चों, किसी क्षेत्र के विभिन्न आयु के लोगों को किसी क्षेत्र के विभिन्न आयु के लोगों को आयु वर्गों में रखकर उसका अध्ययन किया जाता है। उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? आयु संरचना। फिर यदि हम आयु संरचना के भाग पढ़े या वर्ग पढ़े तो फर्स्ट है हमारा जो आयु वर्ग है वो अपन के 0 से 14 वर्ग। पहला कौन सा है? 0 से 14 वर्ग। दूसरा 15 से कहीं पर 59 वर्ष भी लिखा हुआ आता है और कहीं पर 64 वर्ष भी लिखा आता है। याद रखना बच्चों, पुरानी जो किताबें थी उसमें 59 है और कहीं पर 64 वर्ष भी लिखा हुआ होता। तो ये आपके अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रिंट किया हुआ है। ठीक है। फिर तीसरा 59 है तो उसके लिए 60 होगा, 59 हो तो 60 होगा और 64 होगा तो उसके लिए 65 होगा से अबव। यह तीन अवस्था देखने को मिलती है और इन तीनों अवस्थाओं के अंदर जो जनसंख्या को रखकर हम अध्ययन करेंगे उसी को हम आयु संरचना कहते हैं। 0 से 14 किशोरावस्था होती है, याद रखना बच्चों। और फिर 15 से 59 प्रौढ़ावस्था और 59 से अबव वृद्धावस्था। इस तरह इसका अध्ययन होता है। और आपको पता ही है विश्व के अंदर या भारत के अंदर बहुत सारे क्षेत्र जहाँ युवा ज्यादा रहते हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं विश्व के अंदर जहाँ युवा कम बूढ़े लोग ज्यादा रहते हैं। तो आपको आयु संरचना का अध्ययन हो गया। अब हम लेते हैं लिंग अनुपात। क्या लेते हैं? लिंगा अनुपात। लिंग अनुपात यदि आपसे परिपूर्ण से आप पूछे उससे पहले बच्चों आपको याद रखना है कि लिंग का मतलब क्या होता है। तो लिंग का मतलब होता है पुरुष और स्त्रियां। क्या होता है? स्त्रियां। लिंग का मतलब होता है पुरुष और स्त्रियां, इनके बारे में जानना लिंग कहलाता है और इनका रेशियो लिंगा अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंगा अनुपात। तो लिंग अनुपात की परिभाषा है प्रति 1000 व्यक्तियों या व्यक्तियों की जगह ये शब्द आएगा यहाँ पर बच्चों पुरुष। ठीक है बच्चों, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर पहले
प्रति हजार पुरुष पर या पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। और यदि हम लिंग अनुपात का यदि सूत्र की बात करें तो याद रखना, स्त्रियां बटा पुरुष इंटू 1000, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं भारत की कुल स्त्रियां बटा भारत के कुल पुरुष इंटू 1000, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या स्त्री बटा पुरुष इंटू 1000। इसके माध्यम से हम लिंग अनुपात याद कर सकते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, भारत का जो औसत लिंग अनुपात है वो 940 है। कितना है? 940 है। और यदि विश्व के अंदर देखते हैं तो इसका औसत लिंग अनुपात आपको पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व का लगभग जो औसत लिंग अनुपात है वो 885 भी देखने को मिलता है और कई 894 देखने को भी मिलता है। ठीक है, तो लिंग अनुपात अपन का हो गया। और फिर अपन लिंग अनुपात के बाद हम लेते हैं साक्षरता। क्या लेते हैं? साक्षरता। तो सीधे से याद रखना, साक्षरता का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग। और इसकी यदि परिभाषा पूछते हैं तो देखना, 7 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे जब अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख सकते हैं तथा उनको अंकगणितीय ज्ञान हो, उसी को हम क्या कहते हैं? साक्षरता कहते हैं। एक बार पुनः सुन लेना बच्चों, साक्षरता की परिभाषा, 7 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे जब अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख सकते हैं और अंकगणितीय ज्ञान हो। मातृभाषा जो हमारी हिंदी है उसके अंदर पढ़ लिख सकता है और साथ में उसे जोड़ बाकी जो अपन की होती है गुणा भाग जो प्रवृत्ति होती है उनको गणित में यदि समझ सकता है, कर सकता है, तो वो बच्चों क्या हुआ? साक्षर हुआ। क्या हुआ? शिक्षक, या हमारी लिटरेसी के रूप में जाना जाता है। तो 7 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे होते हैं वो। अब यदि आपसे पूछ ले कि भारत की औसत साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की औसत साक्षरता दर 74.04% है। कितनी है? 74.04% भारत की औसत साक्षरता दर देखने को मिलती है। यदि हम बच्चों यदि पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखना केरल। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। और सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो बच्चों बिहार है। क्या है? बिहार जो राज्य है वो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। तो आपको मालूम हो गया होगा बच्चों कि उम्र, लिंग अनुपात और साक्षरता स्तर क्या होता है या किसे कहते हैं उसके बारे में। अब हम लेते हैं अगला बिंदु, व्यवसायिक संरचना। क्या है? व्यवसायिक संरचना। यदि हम व्यवसायिक संरचना की बात करें तो सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा जाननी होगी कि व्यवसायिक संरचना होती क्या है। तो व्यवसायिक संरचना सबसे पहले आपको याद रखना है बच्चों कि व्यक्तियों द्वारा किसी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाओं किसी व्यक्तियों द्वारा किसी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को करना क्या कहलाता है? व्यवसायिक संरचना। एक शब्द आया बच्चों आर्थिक क्रिया।
तो यदि आप ये परिभाषा आपसे पूछ ली जाए कि आर्थिक क्रिया क्या है, तो ये भी हम परिभाषा कर लेते हैं, आर्थिक क्रिया क्या है। तो ऐसी क्रिया जिनको करने से व्यक्तियों को ऐसी क्रिया जिनको करने से व्यक्तियों को आय की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आर्थिक क्रिया। तो आपको मालूम हो गया होगा बच्चों कि जनसंख्या से संबंधित कितने मुख्य प्रश्न है, 3, जिसके बारे में हमने पूर्ण रूप से इसकी विवेचना की है। अब हम बच्चों जो अगले वीडियो है उसके अंदर भारत की जनसंख्या और भारत का जो जनसंख्या घनत्व है उसके बारे में हम विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।